नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंतर्गत। आज हम ज्योग्राफी की जो 3 क्लासें हो चुकी हैं उनसे नेक्स्ट के अंतर्गत चलेंगे, जहां से हम देखेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा जाता है और बांटने का काम कौन करता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के तहत कितने भागों में बांटा जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक संस्था आती है जिसका नाम आता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ये एक संस्था है जिसका मुख्यालय रहता है देहरादून में, और ये भारत के भौगोलिक नक्शे बनाने का काम करती है। देहरादून भारत के भौगोलिक नक्शे तैयार करने वाली एक संस्था है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत जो भारत के नक्शे बनाती है वह कौन से संस्था के अंतर्गत काम किया जाता है, तो उसका नाम आएगा सर्वे ऑफ इंडिया या सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। यह संस्था अब भारत को कितने भागों में बांटती है? यह संस्था भारत को 4 भागों में बांटती है। कौन से भाग आते हैं? यह संस्था भारत को 4 भागों में बांटती है। उन भागों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हिमालय। हिमालय की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये भारत के उत्तर दिशा की ओर आता है। फिर आता है सेकंड नंबर पे मैदान। मैदान की बात की जाए तो ये उत्तर और दक्षिण यानी कि मध्य भारत के अंतर्गत आने का काम करता है। फिर हमारे पास में आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यह भी भारत के दक्षिण की ओर अंतर्गत आने का काम करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ से भारत का भूभाग जो 3 और जल से घिरा हो। फिर 4th नंबर पे आने का काम करता है द्वीप। और द्वीप में कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमें समुद्र में पालेंगे, क्योंकि द्वीप की परिभाषा क्या होती है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अब हम इनकी अलग अलग प्रकार से इनका मद्देनजर देखेंगे कि कौन से के अंतर्गत क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे पास रहेगा हिमालय। अगर हम हिमालय की बात करते हैं या हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बातें करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण एक व्यक्ति हैं जर्मनी के, जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, वही बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? चलो देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये जर्मनी के एक निवासी हैं और इनका जन्म 1880 में होने का काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके अनुसार क्या कहते हैं। इन्होंने पूरे पृथ्वी को भी एक 3 युग के अंतर्गत बांटा है, जिसमें से आपने नाम सुना होगा कार्बोनिक, फेरिस, जूरियस युग। जब सबसे पहले ये बताते हैं कि आज से लाखों या करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी है ये एक रूप से एक भूभाग का हिस्सा हुआ करती थी, और उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पहला युग आता है कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। इस युग में अल्फ्रेड वेगनर ये बताते हैं जो पृथ्वी है ये एक मात्र गोले के रूप में हुआ करती थी, और उसके बाद जो जल था उसको किस नाम से जाना जाता था? जो पृथ्वी थी इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया। और जो पानी था उसको पेंथालासा। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ और व्यतीत होने के बाद में एक युग की और शुरुआत होती है जो होता है ट्राइसेंथिक युग।
ये भी इसके लगभग लाखों करोड़ों साल के बाद की बात है। ट्राइसेंथिक युग आता है और ट्राइसेंथिक युग में क्या होता है कि ये जो अपनी पृथ्वी है पेंजिया, ये दो भागों में टूट जाता है। ट्राइसेंथिक युग, इस युग में पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, जिसका नाम होता है, उत्तर वाले भाग का नाम होगा अंगारालैंड और दक्षिणी भाग होता है गोंडवाना भूभाग के नाम से जाना गया। और जो पानी था उसको टेथिस सागर के नाम से जाना लगे, टेथिस सागर। अब दो युगों की बात हो चुकी है, कौन से कार्बोनिक फेरस युग। इसमें पृथ्वी एक गोले के रूप में हुआ करती थी जिसका नाम था पेंजिया, और जो जल था उसको जाना गया पेंथालासा के नाम पे। फिर जो लाखों करोड़ों साल बीतने के बाद में सेकंड युग आता है जिसका नाम होता है ट्राइसेंथिक युग। इसके में ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, अंगारालैंड और गोंडवाना, और जो जल था उसको किस नाम से जाना गया, टेथिस सागर के। फिर से उसके आगे लाखों और करोड़ों वर्षों के बाद में ये जो अंगारालैंड और गोंडवाना भूभाग है ये भी आगे टूटने का काम होती हैं। कौन से भूभागों में टूटेंगे और कौन सा युग आता है। अब आएगा जूरासिक युग। जूरासिक युग, इस युग में जो अंगारालैंड है यह तीन भागों में टूट जाता है, जो कि हम वर्ल्ड मैप से देखेंगे अभी कि कौन से तीन भागों में टूटने का काम होगा। जो उत्तर के में हमारे पास तीन महाद्वीप आते हैं, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद में आएगा यूरोप, यूरोप के बाद में आता है एशिया, और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था वह चार भागों में टूट चुका है। कौन से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में आता है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हमारे पास यही 7 महाद्वीप आते हैं। अगर हम इसको वर्ल्ड मैप में देखें तो कौन से महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है, जिसमें से हमारे पास ये आता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर आएगा यूरोप, यूरोप के बाद में ये जो भाग बच जाता है इसको जाना जाता है एशिया के नाम से। ये आता है हमारे पास में दक्षिण अफ्रीका, फिर हमारे पास में आएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां महाद्वीप आता है यहाँ पर अंटार्कटिका। ये चीज़ें इन 7 महाद्वीपों में टूटने के बाद अल्फ्रेड वेगनर साहब क्या कहते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेटों का विवर्तनांक। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेटें और ज़्यादा विखंडन हो जाती है, टुकड़ों में हो जाती है, और कुछ प्लेटें उत्तर की ओर चलने लगती हैं और कुछ पूर्व की ओर चलने लगती हैं। उसमें से ये बताते हैं कि जो हमारे पास अफ्रीका के पास, ये कभी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के पास में हुआ करता था, और यहाँ पर जो ये देख रही हो ये इसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये कभी इसी के पास में हुआ है, और इसी के बीच में जो हमें आज का इंडिया दिख रहा है ये इसके बीच में हुआ करता था, और ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट 2-3 टुकड़ों में होने के कारण मेडागास्कर तो यहीं रह जाता है, और उसका कुछ हिस्सा टूटने के बाद ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है, और कुछ भाग पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसकी लोकेशन आज हम ये देख रहे हैं। इसको और मैप से देखेंगे, ये भी आप
वर्ल्ड मैप को आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। जब ये यहाँ से इधर उत्तर की ओर चलना स्टार्ट होता है, इसको भी मैप से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से उत्तर की ओर गति करने लगता है और गति करते 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 जो ये भारतीय प्लेट है यूरेशिया प्लेट से टकराने का काम करती है, जिससे जब 2 प्लेटें एक साथ टकराएंगी तो उसमें क्या होगा, टकराव के कारण कुछ भूभाग ऊपर की ओर उठ जाता है और ऊपर की ओर उठने के कारण उसको बोलते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, और उसी से हमारे हिमालय का निर्माण होता है। यह यहाँ से आसानी से समझ लिया इस बात को कि ये उत्तर की ओर प्रभावित हो रही है। अगर इस बात को भी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये आपके भी विश्वास में करने लायक नहीं है, और ये भाई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि भी मान नहीं सकते भी क्या हमारा इंडिया कहीं ना कहीं अफ्रीका के पास से चलकर आया होगा। चलो भी मान लेते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने ये बात बताई है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, और यहीं से एसएससी और एचएसएससी प्रश्न पूछने का काम करती है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि ये भूभाग उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो दक्षिणी भाग था दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में टूट चुका था। अब हमारे यहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका के पास ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी उसके 2-3 टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के बाद में वो उत्तर की ओर प्रभावित होने लगते हैं। इसको भी थोड़ा बहुत आप भी रफली ड्रा कर लेना वीडियो देखने के बाद। क्या होता है, ये हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका आएगा, ये साउथ अमेरिका आता है, यहाँ से आएगा यूरोप, यूरोप के बाद में आता है नीचे अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हो, यहाँ से आएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद में आएगा यहाँ पर भारत, भारत के साथ में आता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ें आने के बाद में और यहाँ पर क्या बचता है, एशिया। फिर ये उत्तर की ओर गति करने लगता है और चलता जाएगा भी, उत्तर की ओर गति करता, एंड में इस प्रकार से हम आज के भारत को देख रही है। ये लाखों करोड़ों वर्षों पहले की बात होती है। अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो हमारे पास पहला प्रश्न यही आता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से सागर से होती है, तैतीस सागर से। आज आपको पता चल गया होगा, अगर आपने 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा है तो ये भी यकीन करने बातें लायक नहीं थी। उसके बाद और भारत कौन से भूभाग का हिस्सा आता है, गोंडवाना भूभाग का। इसके लिए आप लिखना भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। जो वर्तमान में अंगारा लैंड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले पृथ्वी का एक गोला पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। फिर पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तर में अंगारा लैंड और
दक्षिण में गोंडवाना, में टूटा। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से अलग होने के बाद उत्तर की ओर गति करने लगा। करने लगा और अपने से विशाल प्लेट, अपने से विशाल प्लेट, एक वर्ड सुना होगा आपने यूरेशिया। यूरेशिया किसको बोला जाता है? एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोला जाता है यूरेशिया। अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है, से टकराया जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बात आती है भी हिमालय पर्वत का निर्माण, ये कौन सा पर्वत आता है? आपने नाम सुना होगा, एक तो बलित पर्वत आता है और एक ब्लॉक पर्वत। बलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत क्या होती हैं? इन दोनों में भी डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बलित पर्वत के बाद में सेकंड आता है ब्लॉक पर्वत। बलित पर्वत वह पर्वत होता है जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ हो, यानी कि जब हम पृथ्वी के अंतर्गत देखते हैं तो भूपर्पटी, क्रोड, मेंडल, ये चीज़ें में मिलने का काम होती है। जैसे यहाँ से हमने देखा था, यहाँ पर ये यूरोप है, ये एशिया है और यहाँ से हमारे पास इंडिया, इसे टकराने का काम करता है। तो यहाँ से टकराता है तो पृथ्वी में हमने देखा होगा कि 3 भाग आते हैं, ऊपर वाले को भूपर्पटी, फिर मेंडल, फिर क्रोड। और यही चीज़ें जब इंडिया प्लेट से आगे चल रही थी तो तीनों चीज़ें में यहाँ पर मिलने का काम होती है और यही चीज़ें में यूरेशियन प्लेट से मिलने का काम होती है। जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराव के परिणाम स्वरूप ये परत दर परत एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का काम होते हैं, जिसे बोला जाता है बलित पर्वत। और एक आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कौन सा होता है? बलित पर्वत तो वह है जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है। और फिर आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत वह पर्वत होता है जो भी जैसे समानांतर सतल के अंतर्गत या समान समतल मैदान के अंतर्गत पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कोई ना कोई तनाव या खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाए, उसे बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। या फिर किसी कारण से जैसे ये समतल मैदान है और यहाँ से भी इसके दोनों सिरे नीचे की ओर धंस जाए और इस प्रकार से पर्वत का निर्माण हो जाए, उसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं विंध्या और सतपुड़ा। क्या डेफिनेशन रहती है हमारे पास, इनको नोट कीजिए भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिमालय के बारे में भी साथ में लिख लीजिए। हिमालय सबसे युवा पर्वत है। युवा बलित पर्वत है जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है। भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है।
ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई, वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? इस पर्वत का निर्माण किसी खिंचाव या तनाव के कारण होता है। खिंचाव या तनाव के कारण होता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है विंध्या और सतपुड़ा। ये चीज़ें भी हमारे पास हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया थी। क्या क्या थी, इसको हम 5 मिनट में जस्ट रिवाइज करने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, जब हम देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर साहब जो कि जर्मनी के निवासी थे, सबसे पहले में क्या बताने का काम करते हैं कि कार्बनिक फेरिस युग हुआ करता था, जिसमें जो पृथ्वी एक गोले के रूप में था और जो पानी जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। लाखों करोड़ों सालों के बाद में नेक्स्ट युग आता है ट्राइसेंथिक युग, जिसमें पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और जो जल होता है उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहता है और बीतने के बाद में नेक्स्ट युग आता है जूरासिक युग, जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड 3 भागों में टूट जाता है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी कि उत्तर के 3 महाद्वीप, जो नीचे के गोंडवाना भूभाग है ये 4 भागों में टूट जाता है, यानी कि दक्षिण के 4 महाद्वीप कौन से आते हैं? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ से जब हमने देखा कि जो आज का अपना इंडिया है ये कभी दक्षिण अफ्रीका के पास मेडागास्कर एक देश था, वहाँ पर उसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी थी, और ऑस्ट्रेलिया प्लेट के 3 टुकड़े होते हैं, जहाँ से आज का मेडागास्कर रहता है, और मेडागास्कर के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक भारतीय प्लेट थी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते होते यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। यही प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? टेथिस सागर के अंतर्गत होती है। ये चीज़ें हमारे लिए रहा हिमालय पर्वत का निर्माण। अब हम इंडिया के जो सर्वे ऑफ इंडिया है, अब वही संस्था इसको अलग अलग भागों में बांटने का काम करती है। इस हिमालय को 2 भागों में बांटा जाता है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन और सेकंड आता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इनका कौन सा आधार रहता है अभी देखेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 4 भागों में बांटा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया, और एक आते हैं व्यक्ति का नाम सर सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़। सर्वे ऑफ इंडिया में हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पे आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में रहेगा महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के एंड में आएगा शिवालिक। यहाँ से ट्रांस हिमालय जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, तो ये सबसे पुराना हिमालय है, और जो शिवालिक हिमालय ये अपना सबसे नवीन हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इनको अलग करने के लिए कुछ लाइनें दर्शाई जाती हैं। इनमें डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। जैसे हम शिवालिक की तरफ जा रही हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि शिवालिक आना स्टार्ट हो गया और शिवालिक एंड भी हो चुका है, उसके बाद भी मध्य हिमालय के स्टार्ट हो चुका है और मध्य हिमालय खत्म हो चुका है, महान हिमालय आ चुका है, महान हिमालय भी फिर खत्म हो चुका है, फिर हमारे लिए ट्रांस हिमालय आने का काम होगा। तो इनको अलग से दर्शाने के लिए कुछ लाइनें आती हैं। ट्रांस हिमालय
और महान हिमालय के बीच में आती है एक लाइन जिसका नाम है सत्तर जोन, और ये एग्जाम में पूछी गई है, या इसको हिंज लाइन के नाम से जानते हैं, हिंज लाइन। फिर मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक लाइन आती है जिसको हम जानते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक लाइन आती है जिसको जाना जाता है सीमांत दरार, सीमांत दरार। अगर बात करते हैं यहाँ से कौन से प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से प्रश्न पहले नंबर का ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो लाइन आती है इनको अलग करने का काम करती है, उसका नाम है सत्तर जोन या हिंज लाइन। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ से इनको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। जब हम देखते हैं 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में से जब सेंटर की बात करेंगे तो कौन सा आ रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ऊपर जब हम शिवालिक की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या है, अभी दरार दिखना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए पहले नंबर पे आएगा सीमांत दरार, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो बचा हुआ है सत्तर जोन या हिंज लाइन। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आप जो हिमालय का भौगोलिक विभाजन किया है इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। तो कौन से आते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर जो सिडनी बुराड़ है इन्होंने हिमालय को किसके अंतर्गत बांटा है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। और प्रादेशिक विभाजन में आधार किसको माना गया है, नदियों को आधार माना गया है। नदियां कौन सी आती है, सिंधु, सिंधु के बाद में आती है सतलुज, सतलुज के बाद में नदी आएगी काली नदी, फिर आता है तीस्ता, तीस्ता के बाद में आएगा दिहाग, दिहाग जो अन्य नाम ब्रह्मपुत्र नदी का है। इनके बीच में जो हिमालय आता है उसको जाना जाता है, फर्स्ट नंबर पे आएगा पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद में आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद में आता है नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद में बिल्कुल एंड में आएगा असम हिमालय। यहाँ से हम बात करें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इनकी किलोमीटरों में भी दूरी भी देखी जाती है। जो हमारे लिए पश्चिम से पूर्व हिमालय इसका विस्तार होता है 2400 किलोमीटर, और उसी 2400 किलोमीटर को जो महान हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक 2400 किलोमीटर, और उसी 2400 किलोमीटर को जब प्रादेशिक विभाजन किया जाता है या नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है तो बांटा जाता है पंजाब। पंजाब में आने का काम होता है 560 किलोमीटर, कुमायूं में आता है 320 किलोमीटर, नेपाल में आता है 800 किलोमीटर, और असम हिमालय में 720 किलोमीटर की दूरी आती है। ये दूरी आने के बाद में पहले नंबर का प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत सबसे छोटा हिमालय और सबसे बड़ा हिमालय या लार्जेस्ट हिमालय कौन सा आएगा। तो इसे वो हम दूरी के आधार पर बांटने का काम करते हैं। तो कुमायूं हिमालय कौन सा होता है, सबसे छोटा। उसके बाद में आएगा सबसे बड़े की बात करते हैं 800 किलोमीटर, तो ये आता है नेपाल हिमालय, सबसे बड़ा। इसके अंतर्गत जो मुख्य बात रहती है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ये हमारे पास इंडिया रह जाएगा और इंडिया पर ये जम्मू कश्मीर के बाद में इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश तक अपना इंडिया बना होता है। तो इसमें इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया, एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर, सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम से पूर्व की ओर। इनको वही
अगर आपने समय रहते ही इनको अलग कर लिया तो ठीक है, नहीं वरना बाद में ये सभी के सभी मिक्स होने का काम करते हैं, क्योंकि जो अपना ट्रांस हिमालय है वही चीज़ बाद में पंजाब हिमालय बनेगा। जो पहाड़ियाँ ट्रांस हिमालय में आ रही है वो पंजाब हिमालय में आएगी। उसी के बाद जो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में जो पहाड़ियाँ आ रही है वो फिर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगी। जो कुमायूं हिमालय में आएगी, नेपाल हिमालय में आएगी और असम हिमालय में आएगी। समय के अनुसार जैसे फर्स्ट क्लास आती है इसको आप टाइम टू टाइम कीजिए, जिसमें अब उसके बाद आपको आगे चलकर कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब हम जिक्र करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? ट्रांस हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाएं आने का काम करती हैं। जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से अपने को भी मैप देखने को मिलता है, जिसमें 4 भागों में बांटा जाता है। कौन से? एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी हिमालय हैं ये 4 प्रकार के हैं, सभी के सभी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होने का काम करेंगे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हम अब रफली मैप बना रहे हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा अच्छे मैप, डिजिटल मैप का भी यूज करेंगे। ये एक बार आपको समझने के लिए है। जो ट्रांस हिमालय आता है उसमें जो पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं वो कौन सी आती हैं? इसमें आती है फर्स्ट नंबर, आपने नाम सुना होगा काराकोरम। फिर आता है लद्दाख के बाद में आएगा जास्कर, और जास्कर के बाद में आता है कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में आता है, और आने का ट्रांस हिमालय में आता है कैलाश पर्वत। अब इनसे भी अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास काराकोरम है। काराकोरम को क्या कहा जाता है? इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने नाम सुना है पामीर का पठार या पामीर ग्रंथि, उससे ये जुड़ा हुआ है। और उससे जुड़ने के बाद में आगे हमारे पास क्या हो जाता है? एशिया स्टार्ट हो जाता है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, तो इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि ये भारत को एशिया के साथ जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? फर्स्ट नंबर पे रहेगा अपना काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? आपने नाम सुना है K2। K2 के अंतर्गत के कहाँ से आता है? के वहीं से आता है जैसे काराकोरम की शुरुआत होती है, के से स्टार्ट होगी, वहीं से इनका के उठाया गया है। और ये एक इस प्रकार लाइन खींचने से कोई ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है। पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रकार से चलती हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा होगा, फिर बीच में बराबर भी हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं दर्रे के नाम से जानने का काम करते हैं। फिर से दोबारा पुनः ये हाइट पर चला जाता है और ये ऊंचा नीचा चलता रहता है। और इससे क्या होगा, जो अलग अलग चोटियाँ बनती है उन्हीं को नाम अलग अलग प्रकार से दिया गया है। K1, K2, K3, K4 इस प्रकार से चलते हुए इसमें भी के बहुत सारे मिलते हैं। 60 से ऊपर में के मिलने का काम होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण के अपना रहता है K2, जिसका खोजकर्ता थे गॉडविन ऑस्टिन, उसी के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन नाम गौरीनंदा पर्वत आता है काराकोरम। सबसे पहली विशेषता ये रहती है, इसको क्या बोला जाता है? एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़। फिर काराकोरम का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है। प्राचीन नाम क्या होगा? कैसे काराकोरम और कैसे ही कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। इस काराकोरम के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर आते हैं। आपने नाम सुना होगा बोल्टोरो, हिस्पर, K2, वियाफो, सियाचिन। ये 5 ग्लेशियर एग्जाम में पूछे गए हैं। हिमनंद।
बोल्टोरो। बोल्टोरो के बाद में हिस्पर। हिस्पर के बाद में आता है K2। K2 के बाद में आएगा वियाफो। वियाफो के बाद में आता है सियाचिन। सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन। K2 सबसे हाईएस्ट पीक, HP का मतलब रहेगा हाईएस्ट पीक, जिसका अन्य नाम आता है गॉडविन ऑस्टिन। ऑस्टिन। और इनका अन्य नाम रहेगा, गॉडविन ऑस्टिन से रिलेटेड प्राचीन नाम में आएगा गौरीनंदा पर्वत। गैसे गॉडविन ऑस्टिन और गैसे ही गौरीनंदा पर्वत। अन्य नाम आता है गौरीनंदा पर्वत। गौरीनंदा पर्वत। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर या बड़ा हिमनद। हिमनद ये चीज़ें आती हैं। इसमें से प्रश्न ये पूछे जाते हैं, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी, और उसके बाद काराकोरम को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़ के बाद इसमें कुछ ग्लेशियर आते हैं। कौन से ग्लेशियर आते हैं, वोल्टेरो, हिस्पर, K2, वियाफो, सियाचिन। K2 सबसे ऊंचा चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। अन्य नाम आता है गौरीनंदा पर्वत। सेकंड में हमारे पास कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, लद्दाख। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी आती है राकापोशी। हाईएस्ट पीक आती है राकापोशी। और राकापोशी की विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, राकापोशी, और विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। फिर आता है हमारे पास जास्कर। जास्कर की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ये पूछता है कि आप पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाते हैं तो हमारे पास में आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नीचे आएगा पीर पंजाल। ये चार पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाने का काम करता है। जास्कर के बाद में जो पर्वत श्रृंखला थी हमारे पास कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के लोकेशन की बात करते हैं तो ये तिब्बत में आता है, और इसकी हाईएस्ट पीक आती है माउंट कैलाश। और ये माउंट कैलाश एग्जाम में पूछी जाती है, माउंट कैलाश। इसको आसान याद करना भी आसान है, क्योंकि कैलाश की हाईएस्ट पीक आएगी माउंट कैलाश। वर्ल्ड में ही आया हुआ है भी हाईएस्ट पीक। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय जो कि भौगोलिक विभाजन के में आता था, उसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास में जो नीचे के 3 पार्ट आएंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में पहाड़ियाँ आने का काम करती हैं, आपने नाम सुना होगा, बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, दूनागिरी, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो महान हिमालय में आती है। उसके बाद मध्य हिमालय आएगा। मध्य हिमालय में कुछ टूरिस्ट पैलेस आते हैं, हिल स्टेशन आते हैं। शिवालिक हिमालय बिल्कुल एंड में आएगा। शिवालिक हिमालय की क्या विशेषता रहती है कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और वन संसाधन भी यहीं देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार इनको डिटेल में देखने के लिए कल हम भाई डिजिटल मैप के साथ जो NCERT बेस पे मैप दिए गए हैं और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंतर्गत इनको अच्छे से और डिस्क्राइब यानी कि मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भी आपको कल वाली क्लास देखने से पहले ये क्लास हुई देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस से ही चलते जाएंगे और चलने के बाद आपकी भी ज्योग्राफी ऐसे तैयार हो जाएगी, अगर आपको रात को उठा के भी पूछा जाए कि कौन से स्थान पे कौन सा पैलेस है तो आप बता सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए आपको, कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी ही एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्कूल में होते थे तो लास्ट के
महीने 20 दिन में हम पढ़ते थे तो उससे हमें क्या पता चलता था कि सिर्फ हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन जो सारी साल पढ़ता था वही मेरिट में आता था, या हम कह सकते हैं कि मेरिट में आने के लिए सारी साल पढ़ना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब सीटी आएगा तो उसके लिए भी समय है। जब सीटी आएगा तो उसके फार्म भराए जाएंगे, फार्म भरने के बाद में मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 दिन मिलेंगे, और 40 दिन में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कोचिंग सेंटर में आना और नोट्स बनाना, इतना ही रहेगा। फिर बोलोगे कि काश हम 2 महीने पहले आ जाते या 3 महीने पहले तैयारी में लग जाते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो उसी के लिए भी समय यही है, और वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।